किसी ने क्या खूब कहा है कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं साहब, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। जी हाँ, यूपीएससी एक ऐसा ही चक्रव्यूह है जिसमें विद्यार्थी कुछ समय के लिए प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन यही कुछ समय कई सालों में कब तब्दील हो जाता है पता नहीं चलता है। नमस्ते, मेरा नाम है आदित्य और आज हम ऐसी ही सक्सेस से बात करने वाले हैं जिन्होंने इस चक्रव्यूह में न केवल प्रवेश किया बल्कि इसे बखूबी जोड़ा भी। इनका नाम है अवंतिका निषाद। इनसे हम बात करने वाले हैं। इन्होंने पिछले वर्ष यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली परीक्षा आईएसएस यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की परीक्षा में एक अफसर के पद पर चुनी गई हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं इनके विद्यार्थी जीवन में आई कठिनाइयों को इन्होंने कैसे निपटा और इनसे हम बहुत सारी बात करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम बातें बहुत सारी हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अभी आप ऑफिसर के पद पर चुन ली गई हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा खुशी है कि आप ऑफिसर के रूप में चुनी गई हैं या फिर उससे रिलेटेड जो काम आने वाले हैं उसमें ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हैं कि हम उसमें बेहतर कर पाएंगे? और खुशी इस बात की भी है कि हाँ, सफलता मिल गई दूसरे ही अटेम्प्ट में। और उससे ज़्यादा खुशी ये है कि हाँ, शुरुआत से मेरी कैलकुलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। तो अच्छा लगेगा कि इस अपनी क्वालिटी को देश सेवा में समर्पित करते हुए कुछ देश सेवा अच्छे से कर पाऊँ, तो बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल बातें तो बहुत सारी हैं जिस पर हम गंभीरता से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का रहता है और शुरुआती शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बताइए। फैमिली बैकग्राउंड एक्चुअली हमारा काफ़ी अच्छा ही रहा है, एजुकेशनल ही रहा है। हमारे दादाजी और हमारे पिताजी, हमारे भाई साहब सभी अच्छे हैं। बाकी शुरुआती शिक्षा हमारी सरस्वती शिशु मंदिर से हुई और वहाँ पर एक्चुअली मैथ्स में इंटरेस्ट वहीं से ही जागा, क्योंकि बचपन से ही मैं मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट करती थी और वहाँ से वैदिक मैथ्स मैंने काफ़ी कुछ सीखी। शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छे से आती हैं, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही मुझे स्टैटिस्टिक्स सीखने में भी और यहाँ तक आने में भी। उसके बाद फिर मैंने 10th और 12th एसकेडी अकेडमी से किया है। ग्रेजुएशन में जब मैं एडमिशन लेने गई तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट मैंने बाय चॉइस मतलब खुद से नहीं लिया था। बस ये था कि केमिस्ट्री नहीं लेनी थी तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स ले लिया। फिर उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आई तब मुझे आईएसएस के बारे में पता चला, आईआईटी जैम के बारे में पता चला। तब मैंने सोचा कि हाँ, कि इसी सर्विसेज में अब तो जाना है। उससे पहले मेरा एम आईएएस था। आईएएस था उससे पहले मेरा एम, लेकिन बाय डिफॉल्ट अब स्टैटिस्टिक्स आ चुकी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसी सब्जेक्ट से अपने देश की सेवा कर लेते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा टोकना चाहेंगे कि आपने बताया कि हमने स्टैटिस्टिक्स चूज किया, तो क्या जैसे कि हम लोग क्या रहता है ग्रेजुएशन में हमको इतना पता नहीं रहता है कि क्या चीज़ें स्टैट्स का क्या स्कोप है या फिर उसका आगे भविष्य में किस प्रकार के हम यूज़ कर सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा था कि या किसी ने आपको सजेस्ट किया था स्टैटिस्टिक्स लेने के लिए? मुझे मेरी हाँ, मैम ने सजेस्ट किया था। मेरी एसकेडी अकेडमी की ही मैम थी, वो मेरी गार्जियन टीचर थी, मिसेस मधुरमा सिंह। उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, तुम उसमें अच्छा कर सकते हो। तो उस वजह से भी मैंने लिया था। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन का तो बता दिया, उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपका 10th हुआ एसकेडी से और 12th होता है एसकेडी से। तो आप ये बताइए कि आप किस प्रकार के स्टूडेंट थे वहाँ पर? एवरेज थी या फिर बिलो एवरेज थी या फिर टॉपर्स में शुमार थी वहाँ पे? नहीं, स्टूडेंट तो मैं शुरुआत से ही मेरिटोरियस ही रही हूँ। अच्छा। मुझे बचपन से ही फर्स्ट आना काफ़ी अच्छा लगता था। बचपन से ही मम्मी पापा सब लोग यही कहते थे कि नहीं, आना है तो फर्स्ट आना है। तो फर्स्ट रैंक एक मेरी पहचान हो चुकी थी कि अगर किसी से भी पूछ लो उस क्लास में फर्स्ट कौन आया तो सबको पता होता था, हाँ, अवंतिका ही आई होगी। अच्छा, ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन कहाँ पे होता है? ग्रेजुएशन में मेरा एडमिशन नवयुग कन्या महाविद्यालय में। अच्छा, फिर वहाँ से आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो वहाँ ग्रेजुएशन में मतलब वहाँ के कॉलेज में किस प्रकार का माहौल था? वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट को लेकर के क्या मतलब चल रहा था वहाँ पे? स्टैटिस्टिक्स को लेकर और लड़कियों की पढ़ाई को लेकर नवयुग कॉलेज से बेस्ट तो मुझे कोई नहीं लगता। वहाँ पर मतलब डेली रेगुलर बेसिस पे अटेंडेंस भी होती है। आप क्लास बंक करते हो इवन, वो भी कॉल पेरेंट्स को जाता है आपको। ऐसा भी है? ऐसा भी है। बंक करेंगे तो डायरेक्ट पेरेंट्स को एग्जैक्टली। कॉल? हाँ, एक लिमिट होती है। जैसे अब एक नॉर्मल आप एप्लीकेशन दे करके गए हो, एब्सेंट हुए हो, तब तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप हाँ, 4 क्लासेस थे, आप 2 क्लास अटेंड कर लिए और 2 क्लास में बंक हो, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। ये चीज़ थी वहाँ पे।
अच्छा। काफी डिसिप्लिन में रहते थे आपके मतलब साथ इस सब प्रकार लोग। की कोई घटना हुई? नहीं, मैंने कभी बंक नहीं मारा। अच्छा, मतलब आप प्रॉपर एक सिंसियर जो है मैं स्टूडेंट की प्रॉपर तरह। सिंसियर स्टूडियस कह सकते हैं आप, मैं शुरुआत से ही वैसी थी। कभी आपके मन में इस प्रकार का रुझान नहीं है कि हम बीटेक कर लेते हैं या फिर कुछ अदर पीसीएम की तरह उस स्ट्रीम में चले जाते हैं, इस प्रकार के कभी रुझान नहीं आया दिमाग में? नहीं, मेरे रुझान तो नहीं आए, लेकिन हाँ, ज़माने को देखकर, लोगों को देखकर मेरे हम्म, पेरेंट्स का ज़रूर रुझान था कि मैं बीटेक करूँ, और इवन मैंने दिया भी, आईआईटी का पेपर मैंने दिया भी था। अच्छा। तो मेरा प्री क्वालीफाई हुआ था, बट मैं हम्म, एडवांस वाला फिर देने ही नहीं गई। फिर मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरा रुझान नहीं था। मैंने बस एग्ज़ाम इसलिए दिया था अपने पेरेंट्स के लिए कि हाँ, उन्हें ये पता चल जाए कि मैं बन सकती हूँ, दे सकती हूँ एग्ज़ाम, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ नहीं है। पेरेंट्स को पता हाँ, चल जाए कि हाँ, क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा-सा डाउट में थे हम्म, इस चीज़ को लेकर के, पता नहीं ये करना क्या चाहती हैं लाइफ़ में। उनका कहना ये था बीटेक कर लो अच्छा-सा, फिर उसके बाद सेटल हो जाओ। हाँ, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कहाँ पे एडमिशन लिया? मैंने एडमिशन लिया डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ में, हम्म, और वहाँ से एक्चुअली मेरी रियल प्रिपरेशन आईएसएस की वहीं से शुरू हुई। अच्छा। एमएससी की पढ़ाई के साथ-साथ मेरा शेड्यूल आईएसएस की पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस रहता था। वैसे हेल्पफुल काफ़ी था, क्योंकि सेमेस्टर वाइज़ जो सब्जेक्ट्स मिलते थे, वही पेपर मेरे आईएसएस में भी रहते थे, तो मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करती थी कि मैं इस सेमेस्टर के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपने आईएसएस के लिए पढ़ रही हूँ। इवन मेरे जो नोट्स थे, वो भी मैंने एमएससी वाले ही यूज़ किए थे। 4th पेपर के लिए तो डेफ़िनेटली वाइटल और डेमोग्राफी वगैरह सब मैंने अपना सेमेस्टर वाले नोट से ही पढ़ा था। अच्छा, ये क्या आपने बताया कि शकुंतला से आपने विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की है, तो क्या इसका सिलेबस आईएसएस के सिलेबस से कितना मैच करता है? ऑलमोस्ट 50 टू 60% तो सेमेस्टर में पेपर्स तो वही रहते हैं ना, स्टैटिस्टिक्स तो वही है ना हमारे पास। बस ये है कि हाँ, जो उनके फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो ये सेकंड पेपर में आ रहा है, उनका थर्ड सेमेस्टर है जो वो हमारे फोर्थ पेपर में आ रहा है, ऐसा होता है। लेकिन सब्जेक्ट्स तो वही चल रहे थे ना। एक्चुअली मैं तब एलिजिबल नहीं थी। जब मैंने अच्छा। मास्टर्स में एडमिशन लिया, तब मैं एलिजिबल नहीं थी इस एग्ज़ाम के लिए, मेरी एज 20 थी। तो मुझे लगा एक कंटिन्यूएशन रखने के लिए इस पढ़ाई में मुझे एमएससी करना ही पड़ा। आपने बताया कि आपकी उसमें एज नहीं थी, इसलिए आपने कंटिन्यू किया पढ़ाई को। अच्छा, आप वहाँ पर पढ़ रही थी शकुंतला में, फिर ये आपने आईएसएस की तरफ अप्रोच किया, तो ये कहाँ से चीज़ें आपके दिमाग में आई कि हमको आईएसएस की तरफ अप्रोच करना है, या किसी ने बताया था आपको पहले से? एक्चुअली जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, तो फर्स्ट ईयर में तो मुझे इस सर्विसेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बट सेकेंड ईयर में हाँ, मैम से और अपने सीनियर्स से काफ़ी कुछ पता चला कि आईएसएस सर्विसेज होती हैं गवर्नमेंट में, स्टैटिस्टिक्स को लेकर के काफ़ी कुछ अच्छा किया जा सकता है। ग्रेड ए सर्विसेज होती हैं। तो मुझे वहीं से ही पता चला, और वहीं से ही मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, इस सर्विसेज का एग्ज़ाम तो मैं एक बार दूँगी। अच्छा, वहाँ से फिर वो कंटिन्यू चीज़ें हो गई कि हाँ, एक बार तो देना ही है। हाँ, वो माइंड मेकिंग हो गई थी ना कि अब यहीं जाना है, यही अच्छा, करना है। तो आपको जाना भी यही था, तो अब हम पूरी पूरी तरह से उसी पर बात करने वाले हैं कि आईएसएस के 4 पेपर होते हैं स्टैटिस्टिक्स का, और एक जीएस का पेपर और इंग्लिश का पेपर। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस पर। आपकी जीएस की क्या स्ट्रेटजी रहती है, और साथ में इंग्लिश को भी आपने कैसे कवर किया? शुरुआत में तो मैं काफ़ी जीएस को लेकर हेजिटेट होती थी, क्योंकि मेरा इतना अच्छा कभी मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी इतना 10th के बाद से तो इतना डीपली नहीं पढ़ा था। बट जब से ये डिसाइड किया कि आईएसएस करना है, और पता था मुझे कि जीएस को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है यहाँ पर, तो उसके लिए मेरे भाई साहब ने मुझे ऑनलाइन पैकेज खरीद के दिया था स्टडी आईक्यू का। तो जीएस मैंने वहीं से प्रिपेयर करी। और इंग्लिश के लिए द हिंदू पेपर कंटिन्यू मैंने हाँ 2 साल पढ़ा है। उसकी वोकैब और फ्रेजल वर्ब्स, न्यू वर्ड्स, ऑल जितना होता है पेपर पूरा, मतलब 2 घंटे मुझे लग जाते थे न्यूज़पेपर पढ़ने में। और यूट्यूब चैनल है विशाल परिहार सर का, उनको मैंने सब्सक्राइब कर रखा था, और वो वीडियो मैं रोज़ देखती थी। अच्छा, आपने बताया कि द हिंदू पेपर पढ़ती थी। जी। पहली बात तो ये बताइए कि आपको ये किसने सजेस्ट किया कि हिंदू पेपर ही पढ़ना है, और कोई क्यों नहीं? और जब पेपर पढ़ती थी, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करती थी कि आप जैसे पढ़ रही हैं, तो उसको क्या नोट डाउन भी करती थी उसमें से चीज़ें? कि हाँ, बिल्कुल। द हिंदू पढ़ने की एक्चुअली मुझे एडवाइस मेरे भाई साहब ने ही दी थी, क्योंकि वो भी अभी असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं, और उन्होंने भी काफ़ी 3-4 सिलेक्शन लेने के बाद ये जॉब करी हुई है। तो उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली, और पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प मिली मुझे कि क्या पढ़ना चाहिए, जीएस में कैसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया, बुक्स भी उन्होंने सजेस्ट करी, और पेपर से नोट डाउन करने के लिए मैं हार्ड वर्ड्स नोट करती थी, जो मुझे लगता था कि मेरे लिए हार्ड वर्ड्स हैं ये। उनके मीनिंग्स, फ्रेजल वर्ब्स, और जो मेन न्यूज़ होती है, मेन न्यूज़,
वो मैं एक अलग करंट अफेयर्स की नोटबुक बना के रखती थी, उस पे नोट करती थी। और उसके बाद फिर मैं वो यूट्यूब से वो न्यूज़ भी पूरा डिटेल में चेक करती थी कि क्या है, और 2-3 चैनल से पढ़ लेती थी सो दैट कि मेरे माइंड में कुछ रह जाएगा वहाँ लिखते वक़्त। बचेगा कि हम वहाँ पर अगर हुँ, क्वेश्चन आता है तो उससे तो हम रिलेट लिख करके कुछ ना लेंगे। कुछ हम लिख और के ये आएँगे। काफ़ी हेल्पफुल था, ऐसा होता है। आप हुँ। अगर 2-3 वीडियोज़ देख लोगे उसी न्यूज़ के तो कुछ तो रह ही जाएगा हाँ, माइंड ये में। कहा जाता है कि आप जीएस में अगर पूरा नहीं, अगर कुछ 5-6 शब्द अगर लेके जाते हैं वहाँ पर, तो आप थोड़ा-सा क्रिएट कर हाँ, सकते हैं अपने क्रिएट हिसाब कर से सकते कि क्या हैं। चीज़ें लिखनी। अच्छा, अब आ जाते हैं उस पर कि जीएस में आपने हिस्ट्री को कैसे कवर किया, इकोनॉमी को सबसे मेन पार्ट हम लोग के लिए होता है क्योंकि इकोनॉमी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं रहता कहीं से। हुँ। तो आपने यही बताइए कि आप इकोनॉमी को कैसे कवर किया और जीएस वो हिस्ट्री के बारे में, उसको कैसे तैयार किया? जीएस पेपर के लिए एक्चुअली मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि हमारा जो एग्ज़ाम पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और हमें क्वालिफाइंग 10 टू 15 चाहिए होते हैं। हुँ, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरा करंट वीक है, तो हुँ, मुझे पता है अपनी वीकनेस पता है कि कहाँ पर मैं वीक हूँ, कहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मेरा ये रहता है लर्न करने में बहुत जल्दी कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैं कवर कर लूँगी, करंट का पार्ट मैं छोड़ दूँगी और पॉलिटी कवर करूँगी। मेरे लिए एग्ज़ाम पेपर सिर्फ़ 75 मार्क्स का ही था शुरू से। तो मैंने अच्छा। सिर्फ़ हिस्ट्री पूरा कवर किया था, ज्योग्राफी हुँ, भी मैं आधा ही कर पाई थी, ज़्यादा नहीं कर पाई थी और हुँ, पॉलिटी भी मेरी पूरी तरह से कवर थी कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी हिस्ट्री का हो, वो मैं पूरा लिख कर के आऊँगी और मेरे साथ ये हुआ। और मैं अच्छा। हिस्ट्री और पॉलिटी का पूरा पेपर लेकर आई थी, ज्योग्राफी का आधा। मतलब करंट के सिर्फ़ मैंने हुँ। 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आपको लगता है अच्छा ये आपने कहा कि हमने जो है करंट को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जी। आप हिस्ट्री कहाँ से मतलब कैसे कवर किया था उसको? हिस्ट्री को मैंने स्टडी आईक्यू का सब्सक्रिप्शन ले अच्छा हाँ, रखा वो था ना, बताया था तो फिर आपने। मैंने हिस्ट्री वहीं से ही पढ़ी थी, अच्छा। पॉलिटी भी मैंने वहीं से कवर करी थी। बाकी अच्छा। एनसीईआरटी की बुक्स भी थी, हुँ, उनसे भी पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वीडियोज़ वॉच करने से मुझे जल्दी याद होता है। लोगों को कहना होता है कि हम कई देखने तरह के से लोग चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। हाँ, अच्छा। आपने बताया कि आपने करंट पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया। इसके पीछे क्या लॉजिक था? इसके पीछे ये लॉजिक था काफ़ी अवेयर रहना पड़ता है। करंट अफ़ेयर्स के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ, बस आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हो गया, उतना हुँ, नहीं होता। काफ़ी अवेयर रहना पड़ता है करंट अफ़ेयर्स को अपने साथ बिल्कुल आदत में ढालने के लिए। तो हुँ, मेरा ये था बस मैं मेन हेडिंग्स देखती थी न्यूज़पेपर में, हाँ, ये इंटरनेशनल लेवल पर ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट हुँ। है। बाकी एज़ सच में काफ़ी डीप में मैंने नहीं पढ़ा था करंट अफ़ेयर्स। अच्छा, तो हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट पेपर की, स्टैटिस्टिक्स की। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके उसके शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका था? और उसमें आप क्या मानते हैं कि हम और बेहतर स्कोर कर सकते हैं किस टॉपिक को कवर करके या किन-किन टॉपिक को कवर किया जा सकता है बेहतर तरीके से? ये बताइए। मेरे अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए टेलीग्राम पे चैनल जॉइन कर रखा था। अच्छा। उसके एक्स्ट्रा नोट्स बनाने के लिए उसमें क्वेश्चंस लोग पोस्ट करते हैं और हुँ, सब लोग आंसर्स भी उसमें देते हैं। तो मैं जस्ट स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का लेती थी और आंसर का, और गैलरी में एक फ़ोल्डर बना रखा था मैंने आईएसएस फर्स्ट पेपर क्वेश्चंस। हुँ, तो वो दिन में एक बार बस देख लेती थी कि हाँ, हुँ, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाती थी कि इसका प्रोसीजर क्या है, मैं बस रट लेती थी कि इसका आंसर ये होगा। सो दैट अच्छा। कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं। हुँ, तो मैं डायरेक्ट उन पे टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि वैसे ही सबको पता है 2 घंटे का पेपर होता है फर्स्ट और हुँ, सेकंड पेपर, तो उसमें हमें टाइम बच जाता था काफ़ी। और बाकी एससी गुप्ता, वीके कपूर की पूरी बुक चाटनी है। आपको अच्छा। आनी ही चाहिए, टिप पर रटी होनी चाहिए। बोलते हैं ना, हुँ, सॉल्व क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही रटे होने चाहिए चाहिए। और अनसॉल्व्ड भी आपके बिल्कुल सॉल्व होने चाहिए। चाहिए। अच्छा। ये तो आपने बता दिया कि क्या किया। अच्छा इसमें आपको क्या लगता है कि किन-किन टॉपिक्स को पढ़ करके हम फर्स्ट पेपर में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है अगर आपको फर्स्ट पेपर में स्कोर करना है, क्योंकि हुँ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस का तो सच में कोई भरोसा नहीं होता है भाई। हुँ, और स्कोर करने के लिए आप एनए की तरफ जा सकते हो। हाँ। और अच्छा दूसरी इन्हें में चीज़, ये नहीं लगता कि इन्हें में बहुत लंबे-लंबे सवाल होते हैं और कभी हल्की सी माइनर सा अगर पॉइंट का भी अगर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है, हुँ, तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा? हाँ, नॉर्मली हो सकता है, बट एज़ आई सेड कि मेरी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, हाँ, मुझे वैदिक हाँ। मैथ्स आती है, तो मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, तो अच्छा। आई जस्ट टेल यू कि आपको भी शायद आनी चाहिए और आप भी सीख लीजिए, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने में तो बहुत विदिन 30 सेकंड्स कर लेती हूँ मैं सारे, अच्छा। ऐसा होता है। और हुँ, एनए तो स्कोरिंग है ही है, साथ ही साथ आप कंप्यूटर्स पे भी हाँ, जा सकते हो, काफ़ी स्कोरिंग है, उसके भी 10-15 क्वेश्चंस आते ही हैं, और अगर आपने हुँ, एक बार बुक पढ़ी हुई है या आपके माइंड में है, तो हुँ। आप तुरंत टिक कर लोगे, उसके लिए आपको कुछ इतना सोचना नहीं है। कंप्यूटर के लिए क्या मतलब कौन-सी बुक प्रेफ़र की? कंप्यूटर के लिए मैंने ई बाला गुरुस्वामी की बुक प्रेफ़र करी थी। अच्छा। हाँ।
अच्छा, वो जो कंप्यूटर की आपने किताब पढ़ी तो उसमें मतलब क्या-क्या चीज़ें जो आपके उसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनको भी सॉल्व किया था आपने? नहीं, मैंने एज़ सच बुक तो ऐसे सॉल्व नहीं करी, लेकिन हाँ, मैंने जब चैप्टर रीडिंग शुरू करी थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने बस ऐसे ही पढ़ लिया उसको, सेकंड टाइम में मैं हाइलाइट कर देती थी पॉइंट, जो मुझे लगता था कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, तो मैं वो चीज़ हाइलाइट कर देती थी अपने लिए। अच्छा। और बाकी मेरा 12th में भी कंप्यूटर एज़ अ सब्जेक्ट रहा है, तो मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था कंप्यूटर्स को लेकर के। अब हम चलते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में देखा जाता है कि आपका एक इन्फ्रेंस का पार्ट रहता है, फिर लीनियर मॉडल का पार्ट रहता है और फिर आपका आता है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का। तो आप ये बताइए कि आपने लीनियर मॉडल और इन्फ्रेंस को कैसे उसको मैनेज किया? लीनियर मॉडल तो मैंने एज़ सच कुछ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैंने ना बीएससी में वो पढ़ रखा था, ना ही मैंने अपने मास्टर्स में पढ़ा था, ना ही हमारी यूनिवर्सिटी में वो सेमेस्टर में एज़ अ सब्जेक्ट था भी। लेकिन जो इन्फ्रेंस और टेस्टिंग का पार्ट था, वो मैंने एससी गुप्ता, वीके कपूर से पूरा कवर कर रखा था। सॉल्व्ड, अच्छा। अनसॉल्व्ड, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते थे, मैं लगभग सारे सॉल्व करके बैठी हुई थी। और उसके बाद ऑफिशियल के लिए मैंने निपुण जैन सर का चैनल जॉइन कर रखा था, तो उसमें अच्छा। काफ़ी कुछ डिटेल में वेबसाइट्स उन्होंने बता रखी हैं। मॉस्पी की रिपोर्ट आती है, लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट आती है, तो ये सब चीज़ें उनका प्रिंट आउट निकाल करके उनको 2-3 बार रीड कर रखा था। अच्छा। अब ये बताइए कि आपने क्या शॉर्ट नोट्स बना रखे थे? हाँ, शॉर्ट नोट्स मेरे पास फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के ही थे। उसको क्या मतलब किस तरीके से बनाती थी आप? उसको मैं जैसे चैनल मैंने जो जॉइन कर रखा था टेलीग्राम पर, उसके जो क्वेश्चंस होते थे और जो आंसर होते थे, वो मैं नोट डाउन कर लेती थी। और जो कोई हार्ड क्वेश्चन हो गया ऐसा जो मुझे याद नहीं रहता है, जिसकी कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, तो वो मैं बस नोट डाउन कर लेती थी और उसका आंसर लिख लेती थी, और दिन भर में बस एक बार उसको मैं ऐसे पलट कर देखती थी कि मेरी नज़र में बस जाए कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। अच्छा। तो अब हाँ, वो चीज़ें रहती है ना कि लिख लेने से जब भी आप फ्री होते हैं तो कभी भी आप देख सकते हैं उसको। इन्फ्रेंस को फिर कैसे क्योंकि इन्फ्रेंस में चीज़ें रहती है ना कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, कभी-कभी आपको सेंटेंस बेस्ड मिल जाते हैं, तो उसको वो चीज़ें कैसे कवर की थी? किस बुक से आपने कवर की थी? इन्फ्रेंस के लिए मैंने एससी गुप्ता, वीके कपूर ही पढ़ी अच्छा, हुई है, उसी के पूरी पढ़ी हुई है, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 20-25 बार तो मैं पढ़ ही चुकी हूँ। अच्छा, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए? ऑफिशियल के लिए निपुण जैन सर ने 2-3 वेबसाइट्स बता रखी हैं, उनकी रिपोर्ट्स, लेबर ब्यूरो की और मॉस्पी की रिपोर्ट, और एक मुझे याद नहीं आ रही है। 2-3 रिपोर्ट्स उन्होंने बता रखी थी, तो वही मैंने ऑनलाइन उसका प्रिंट आउट निकाला हुआ था और वही मैं पढ़ती थी। अभी तक आपकी जितनी बातचीत हुई है उससे ये पता चलता है कि आपने जो है मतलब ऑनलाइन रिसोर्सेज पर काफ़ी बिलीव किया हुआ है। एक्चुअली जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे पास जितना मटेरियल अवेलेबल था, बीएससी के नोट्स, एमएससी के नोट्स, बुक्स, काफ़ी फ़ोकस किया था मैंने उन चीज़ों पर, तो मार्क्स अच्छे आए थे, ऐसा नहीं है, मार्क्स तब भी अच्छे आए थे, लेकिन क्रैक तो नहीं हुआ ना, तो मुझे कुछ तो ऐड ऑन करना था ना, तो शायद मुझ में वो कमी थी, तो मैंने वो फिल अप करने की कोशिश करी और सच में वो काम आई। हाँ, जो आप तरीके अपनाएं और वो आपकी जो उपलब्धि में कहीं न कहीं बढ़ोतरी कर दें तो उसे आप बेकार नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब हम बढ़ेंगे आपके थर्ड पेपर की तरफ, ठीक है? थर्ड पेपर में आपका एक देखा जाता है फर्स्ट पेपर की तरह एक बहुत ही वास्ट सिलेबस काफ़ी वास्ट है ना? है। उसको देख कर ही लोग मतलब हक्के-बक्के रह जाते हैं कि कैसे होगा इतना? उसमें भी सैंपलिंग रहती है, फिर आपका डिमांड एनालिसिस रहता है, इंडेक्स नंबर रहते हैं और सबसे भयानक जो रहता है इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट, है ना? इतना अगर सिलेबस को हम पढ़ने चले जाएँ तो लोग पढ़ते रहेंगे एक दिन भर। अब ये बताइए कि क्या स्ट्रेटजी रहती है थर्ड पेपर के लिए आपकी? थर्ड पेपर के लिए शुरुआत तो मुझे लगता है आपको अपने ग्रेजुएशन से ही कर देनी चाहिए, क्योंकि सैम्पलिंग आपकी ग्रेजुएशन में होती ही है और सबको पता है आईएसएस में थर्ड पेपर में है ये और आनी ही आनी है। यहाँ आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 साल तो हो ही गए सैम्पलिंग पढ़ते-पढ़ते, और उसकी प्रैक्टिस जो है प्रूविंग की, वो रिटन, मेरा तो कहने का मतलब है कि आप बस जब पढ़ने बैठो उस सैम्पलिंग, कोई भी जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लिया, क्लस्टर सैम्पलिंग, एक टॉपिक जैसे आपने लिया, तो उसकी जितनी भी प्रूविंग्स हैं आप रिटन करो, तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी, आप स्टेप नहीं भूलोगे कहाँ पे स्किप करना है और कहाँ पे एलैबोरेट करके उसको पूरा लिखना है। अच्छा। अच्छा, ये भी रहता है ना कि उसमें जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो पेजेस सिर्फ 2 ही दिए रहते हैं उसी के हिसाब से। कभी-कभी हम लोग इतना पढ़े होते हैं कि उसमें हम सिर्फ नोटेशन लिखने में ही हमारे पेजेस खत्म हो जाते हैं। उसको सिस्टमैटिक ढंग से रिप्रेज़ेंट करना भी वहाँ पर बेहतर माना एग्जैक्टली, है। ये तो जब आपके पास प्रैक्टिस होगी तभी आप कर सकते हो, क्योंकि जो पेज वो लिखने के लिए देते हैं वो काफी सफिशिएंट, क्या काफी सफिशिएंट से भी कम ही होते हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने लिखते हुए आपका पेज कभी-कभी कम हो जाता हो, ऐसा कुछ उस थर्ड पेपर में?
थर्ड पेपर में तो नहीं हुआ, लेकिन ये मेरे साथ जीएस के पेपर में जरूर हुआ। मेरे पास कंटेंट काफी ज्यादा था और पेज कम था मेरे पास, लेकिन फिर भी अच्छा। मैंने किसी तरह यूटिलाइज करके अपनी सारी जितनी भी नॉलेज थी सब कुछ मैंने उसमें लिख दिया था। अच्छा। अच्छा, जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड की तरह बताया शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स के। क्या थर्ड का जब पेपर पढ़, जैसे सैम्पलिंग का पेपर पढ़ रही हैं आप, तो क्या हर एक सैम्पलिंग के लिए या फिर सिर्फ टोटल सैम्पलिंग के लिए आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे थे कि एग्जाम टाइम में फटाफट उसको चेक करेंगे ऐसे करके कुछ? नहीं, मैंने थर्ड और फोर्थ पेपर के लिए कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था। मैं पूरी कॉपी ही, जैसे अब आपने खुद ही लिख रखी है, कम से कम 10-15 बार तो मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी उसकी। मतलब ये नहीं है कि आप जब याद करो, मेरा कहने का मतलब जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, तो आप ओरली मत रिवाइज करो, आप उसको रिटन प्रैक्टिस में ले आओ। तो वो स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी और एक रिवीजन भी चल जाएगा और साथ ही साथ आपकी 10-15 कॉपी तैयार हो चुकी होंगी। अब इस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे हम कि आप थर्ड पेपर पढ़ रही होती हैं, लंबा है, समय भी लगता है, फर्स्ट सेकंड पढ़ चुकी होती हैं आप, तो थर्ड पेपर के साथ साथ फर्स्ट सेकंड कैसे मैनेज होता है? क्योंकि उसमें चीज़ें आपको कैलकुलेशन बेस रहता है, अगर आप नहीं करेंगे तो चीज़ें स्लिप होने लगती हैं, उस चीज़ को कैसे कवर किया जाए थर्ड पेपर के साथ साथ फर्स्ट और सेकंड? नहीं, इसके लिए मेरी एक स्ट्रैटेजी थी। जैसे ये चारों पेपर हैं तो मेरा एक शेड्यूल पहले से ही मैं अपना बना के रखती थी शुरुआत से ही। 1 वीक में मैं हर पेपर खत्म कर देती थी। 1 वीक में मैक्स मैक्स टू मैक्स। एक वीक में पूरा पेपर खत्म? पूरा पेपर खत्म। अच्छा। और उसके साथ-साथ जैसे आप पूछ रहे हो कि थर्ड पेपर के साथ फर्स्ट और सेकंड पेपर कैसे कंटिन्यू करते थे आप? तो जैसे पूरा दिन मुझे लगाना है, अगर मान के चलिए 5-6 घंटे थर्ड पेपर में पढ़ती थी, तो लास्ट में रात में सोने से पहले 2 घंटे मैं अपना फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर और अल्टरनेट डेज पे रखती थी, सो दैट सेकंड भी मेरे माइंड में रहे और फर्स्ट भी मेरे माइंड में रहे और चीजें मिक्स अप ना हो। ऐसा करती थी। अच्छा, दिन भर आप थर्ड पेपर, फिर सोने से पहले 2 फिर अब घंटे 2 पहले। घंटे जो है एक दिन फर्स्ट पेपर, नेक्स्ट डे सेकंड पेपर, ऐसा करती थी। इतनी देर रात तक जो है आप जग सकती थी उस समय? मैं एक्चुअली ऐसा है ना कि हमेशा से ये रहता है कि अपना टारगेट खत्म करके सोती हूँ। मेरा अच्छा। ये नहीं रहता है कि हाँ मुझे सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है, नहीं। हम अपना टारगेट खत्म करके सोएंगे, सुकून की नींद, आराम से सुबह 10-11 बजे उठते थे। सुबह उठते ही टारगेट? हाँ, शुरू हो जाता था मेरा। सुबह उठे बस आधे घंटे के अंदर मेरा फ्रेश हुई और आधे घंटे में मेरा ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद मैं अपनी स्टडी टेबल नहीं, तो टारगेट मतलब पहले तैयार करती होंगी ना डायरी में कि मतलब? हाँ, हाँ, नहीं ऐसे नहीं तैयार करती थी। जब प्रिपरेशन शुरू करनी होती थी, जैसे मान लीजिए मैंने जनवरी से प्रिपरेशन शुरू करी इस एग्जाम की, तो वो एक प्लान बन गया वहीं से कि ऐसे 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 स्टेप वाइज मुझे ऐसे ही जाना है। पहले ही प्लान बन लेता था, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन समय समय पर ऐसे होता करती रहता थी। है। बाकी जो इम्प्रूवमेंट्स मुझे करने होते थे कि मेरे पास ये टाइम नहीं बच रहा है, अभी मुझे ये भी कवर करना है, तो वो ऐड ऑन करती थी, लेकिन हाँ डिलीट नहीं करती थी अपने शेड्यूल में चीजें। ये अच्छा, अब ये बताइए कि इकोनोमेट्रिक्स का पार्ट रहता है, जी। उसको कैसे cover किया? इकोनोमेट्रिक्स के लिए तो एज़ स्पेसिफिक मैंने कोई बुक नहीं प्रेफ़र करी। मेरे पास अपने जो मास्टर्स के नोट्स थे, मैंने वही पढ़ा था और मैंने इकोनोमेट्रिक्स सच में ज़्यादा नहीं पढ़ी हुई थी। मैंने सिर्फ़ सैम्पलिंग ही पूरा कवर किया था, इंडेक्स नंबर कवर किया था, डिमांड एनालिसिस कवर किया था। इकोनोमेट्रिक्स के लिए बस वही एस सी गुप्ता, वी के कपूर एक ऐसे बेसिस पे बस देख लिया था और कुछ इतना डीपली नहीं पढ़ा था इकोनोमेट्रिक्स में। क्योंकि अब ये चीज़ें होने लगी ना कि अब हर एक क्वेश्चन में वो इकोनोमेट्रिक्स के पार्ट को ऐड ऑन करने लगे हैं, तो अब इसको हम नेगलेक्ट करके नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल, नेगलेक्ट तो अब नहीं भी करना चाहिए और उसके लिए अगर बुक मैं जाऊँगी तो हाँ, गुजराती की बुक है, दामोदर गुजराती की बुक, वो मैंने रिज़ल्ट आने से पहले ही पढ़ना फिर से शुरू कर दिया था, सो दैट इस बार अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने इकोनोमेट्रिक्स कवर करना शुरू कर दिया था। अच्छा, मतलब अगले की तैयारी आपने मेरी शुरू हो चुकी थी रिजल्ट आने से जी। पहले। हाँ, ये कहते हैं कि हुनर हार के जो है रंग दिखने लगते हैं। अच्छा, ये तो हो गई थर्ड पेपर की बात। अब हम बात करना चाहेंगे फोर्थ पेपर की। फोर्थ पेपर में आपके 6 सेक्शन रहते हैं, उसमें से आपको चुनने होते हैं 2। कौन से चुनते हैं पेपर और क्या स्ट्रेटेजी बनाई? मैंने जो 2 पेपर चूज़ किए थे, फर्स्ट था स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और सेकंड था डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। और ये 2 पेपर चूज़ करने का एक रीज़न था क्योंकि मेरे मास्टर्स सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में ये दोनों पेपर ही मेरे पास थे। अच्छा। तो वो पढ़ाई मेरी तभी से पूरी हो चुकी थी। मतलब मैं फोर्थ पेपर को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री थी कि ये तो मैंने पढ़ रखा है, 2-3 साल पहले से ही पढ़ रखा है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो मेरे मास्टर्स के नोट्स थे वो 30 टू 35 पेजेज़ हैं और लिटरली मैं आपको बताऊँ फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट पेज के लास्ट वर्ड तक मुझे एज़ इट इज़ याद था। वो एज़ क्वालिटी इट इज़ कंट्रोल? पूरा क्वालिटी कंट्रोल इसमें कवर अप था। मेरे सर हैं डॉक्टर दुष्यंत त्यागी सर, उन्होंने नोट्स प्रिपेयर करा रखे थे।
और वो नोट्स अभी भी है मेरे पास। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो काफ़ी अच्छा स्कोर था मेरा, 126 स्कोर था। अच्छा, 126 126 फोर्थ पेपर हाँ। में। तो मुझे लगा कि नहीं ये इतना सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी मैंने सिर्फ वही 35 पेजेस पढ़ के गई थी मैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। और वाइटल के लिए मैंने एमएल झिंगन की बुक पढ़ी थी और आशा भिंडे की बुक भी पढ़ी हुई थी। एससी गुप्ता, बीके कपूर तो चलती ही रहती है साथ में। अच्छा, आपको कब लगता था कि आपके जो है थर्ड और फोर्थ पेपर आप संतुष्ट हो जाती थी कि हाँ अब संतुष्ट हो गई हूँ कि अब ठीक है, सफिशिएंट है इतना, अब सिर्फ रिवीजन करने को है? क्या आपको ऐसा लगता था कि अब सफिशिएंट है, इतना तैयार कर लिया है? कभी ये आए कि अभी हमेशा ये लगा रहता था कि नहीं अभी कुछ ऐड ऑन कर लें, अभी कुछ ऐड ऑन कर लें, ऐसा कुछ था? बिल्कुल ऐसा था। सेटिस्फैक्शन तो कभी नहीं हुआ, पढ़ाई के दौरान तो कभी नहीं हुआ और जब तक रिज़ल्ट नहीं आया तब तक भी मुझे नहीं था। तभी मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट की मैं प्रिपरेशन में लगी हुई थी कि अब ये चीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ कम रह गई है। तो ये सेटिस्फैक्शन तो कभी नहीं हुआ कि हाँ, ये पढ़ाई हो गई, इतना हो गया तो अभी सो जाते हैं, अभी ऐसा कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो रोज़ ही एक जैसे ही उठते थे तो दिमाग में तुरंत ये कवर कर लेते, अरे ये बाकी रह गया था, ये पढ़ लेते हैं, ऐसा चलता है। तो आपने मतलब ये घर ही से रहकर पूरा प्रिपरेशन किया है या फिर कोचिंग ज्वाइन की थी आपने? नहीं, मैंने कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं करी है। मैंने जो पढ़ाई करी है, जो भी सक्सेस मिली है, वो मेरी सेल्फ स्टडी से हुई है। अच्छा, इसी घर में रहती थी या फिर बाहर लाइब्रेरी में कोई ज्वाइन? नहीं, नहीं, मैं इसी घर में, इसी रूम में, इसी जगह पर अच्छा, पढ़ती जिस समय थी। हम लोग बातचीत कर रहे हैं इसी जगह पे? हाँ, यहाँ मेरा अच्छा। स्टडी टेबल हुआ करता था पहले, अभी उसके अच्छा। रिजल्ट के बाद ही मैंने हटाया है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने क्योंकि आपने बताया कि हमने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी थी, सेल्फ स्टडी की है। अच्छा, सेल्फ स्टडी जब करती हैं आप, तो जब आप आंसर राइटिंग कर रही होती हैं या फिर जीएस हो या फिर थर्ड पेपर हो, तो आपको कैसे ये पता चल जाता था कि हाँ, या क्या पैरामीटर सेट कर रखे थे कि जो मैं लिख रही हूँ वो सही है, या इतना कंटेंट सफिशिएंट है ये हमारे लिए? इस पर क्या क्या मतलब कैसे सोचा आपने? मैं जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ रही होती थी या कोई भी सब्जेक्ट पेपर 3 में जैसे मैंने लिया सैम्पलिंग, तो पहले क्या होता था, मैं अपना जो नोट्स मैंने बना रखे हैं उसे पूरा पढ़ लिया। फिर मैंने बुक उठाई, बुक से वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फिर थर्ड ये होता था कि एक वीडियो भी देख लेते हैं कि शायद कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए जो स्किप हो रहा है हमसे, वो भी देख लिया। उसके बाद सेकंड बुक अगर किसी ने बता रखी है तो वो भी देख लिया। फिर चीज़ें एक जगह पे नोट डाउन कर ली। जब मैं आंसर राइटिंग करने बैठती थी, मतलब बस रिवाइज़ करने के पर्पज़ से करती थी वो आंसर राइटिंग, मैंने स्पेसिफिकली ऐसे नहीं करी है आंसर राइटिंग। बस जब रिवाइज़ करने के पर्पज़ से हुआ तो हाँ, बस मैंने डिसाइड कर लिया कि ये 15 मिनट में हो जाना चाहिए और इतना पेज है और इसी में ही आपके पास जितने फैक्ट्स हैं, जितने फ़ॉर्मूलाज़, डेफ़िनेशन है, सब कुछ आ जाना चाहिए। अगर मैं वो कर ले जाती थी फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में, तब मुझे लगता था कि हाँ, मैं वहाँ पर ये चीज़ कर ले जाऊँगी। अच्छा, ये आपको पेपर जब आपका जून में पड़ता है, जून के पहले आपको कितने समय पहले आपका पूरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों पेपर आपके लगभग लगभग संतुष्टि मिल जाती है? कब आपको लगता है कि हाँ, संतुष्टि मिल गई कि अब ठीक है, अब हम मैनेज कर लेंगे? मेरा जो सिलेबस होता था, मैंने जैसे प्रिपरेशन जनवरी से ही शुरू करी थी, तो पूरा जनवरी, फरवरी एक बार मेरा पूरा खत्म हो गया था सिलेबस। फिर मार्च और अप्रैल सेकेंड टाइम भी खत्म हो गया था। तो अप्रैल तक मैं डिसाइड कर चुकी होती थी कि हाँ, ये सिलेबस खत्म हो जाना है, अब कुछ नया ऐड नहीं करना है। अच्छा, अप्रैल के बाद कुछ नया ऐड ऑन नहीं करती थी मैं, सो दैट कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। वो मुझे उतना याद नहीं रहेगा जो मैंने पहले लिख रखा है। तो इसलिए अप्रैल तक ही जितना मुझे ऐड ऑन करना होता था, मैं बस वहीं तक ही सफिशिएंट रखती थी। अगर हाँ, पता चल गया बाय चांस 1-2 बार, लेकिन उतना डीपली मैं उस चीज़ में नहीं जाती थी कि ये भी पढ़ लूँ अब, ये भी रह गया है। नहीं, ठीक है, इतना है, मैं उतना लिख कर आ जाऊँ, बस उतना ही बहुत है। अप्रैल तक मान लिया आपका पेपर जो है, जो बना लिया आपने, है ना? उसी में आप उसी को बार-बार रिवाइज़ करना हाँ, है। बस उसके उसी को अलावा रिवाइज़ उसके बाद करना है। ऐड ऑन नहीं करना। नहीं करना है। अच्छा, उसी में चीज़ें रहती हैं। अब आपको ये अब 2 अप्रैल, मई और जून, है ना? अब ये 2 महीनों में अच्छा, आप लोग कहते हैं कि मैं जब पेपर जैसे 2 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में होता है, तो क्या आपने ऐसे भी कर रखा था कि जिस प्रकार से पेपर होता है, तो उस हिसाब से आप घर पे भी मैनेज करती थी, टाइम शेड्यूल बना करके पढ़ती थी क्या? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस ज़्यादातर ये होता था, थ्योरेटिकल पेपर्स में इंसान भूलता है ज़्यादातर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो फिर भी याद रह जाते थे क्योंकि हर 2 घंटे, हर 3 घंटे पे आप फ़ोन उठाते हो और मैंने फ़ोल्डर बना रखा था एज़ आई सेड, तो मैं वो एक बार स्क्रॉल कर ही लेती थी। तो उस थर्ड और फोर्थ पेपर को हाँ, मैं रिवाइज़ कर लेती थी एक बार, या फिर मैं छत पर टहल रही हूँ या मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, तो एक बार खुद ही बिना कॉपी किताब करके रिवाइज़ करने की कोशिश करती थी कि हाँ, इस टॉपिक में ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, ये प्रूविंग थी, ऐसे-ऐसे चीज़ें। मतलब
आपका जो है टहलना भी व्यर्थ व्यर्थ नहीं जाना था हाँ, व्यर्थ उसमें। नहीं जाता था। उस ये समय कह नहीं सकते जाता हैं। था। अच्छा, ये देखा जाता है ना कि हम लोग की उम्र ही ऐसी है कि अगर जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपने मोबाइल से कवर की हैं। ये उम्र है हम लोग की कि मोबाइल में अगर जुट गए तो फिर आजकल इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि हम हुँ, अगर थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेंगे तो उसमें हम खो जाएँगे। हुँ। तो आप बताइए कि मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें क्या आपको ये डिस्ट्रैक्ट नहीं करता था चीज़ें? नहीं, मेरा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं भी कोई अकाउंट नहीं है एक्चुअली। अच्छा। ना ही फ़ेसबुक, ना ही इंस्टाग्राम, नथिंग। हुँ, व्हाट्सऐप हुँ। रखा हुआ है, वो भी इसलिए क्योंकि लोगों से बुक्स मिल जाती थी या टीचर से कनेक्ट करने के लिए, लोगों से हुँ। वीडियो कॉल पे बात करने के लिए, बस इतना ही। मतलब डिस्ट्रैक्शन का कोई मतलब वही नहीं, चांस ही नहीं चांस ही है। नहीं था। सिर्फ़ टेलीग्राम और हाँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड जो कि व्हाट्सऐप। दोनों पढ़ाई पढ़ाई से के ही काम में रिलेटेड। आते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या-क्या चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती थी आपको? डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा तो मुझे सराउंडिंग। अगर हुँ, मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए तो चाहिए। इवन मैं गुस्से तक में मैं अगर मुझे पढ़ना है और मुझे माहौल नहीं मिल रहा है, हुँ। तो मैं चुपचाप किसी को बिना बताए घर से चली जाती थी, फ़ोन स्विच ऑफ करके अपना आराम से जहाँ भी पढ़ना होता था वहाँ पढ़ती थी। अच्छा, मतलब एकदम सन्नाटा चाहिए मुझे पढ़ाई के सन्नाटा लिए। चाहिए। एक क्वेश्चन एक छूट गया है कि पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि मन ऊब रहा है या फिर कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं? आईएसएस तो था ही एक, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ और एक्सप्लोर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टैट से रिलेटेड होती हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया या फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे चांसेस रहते हैं। हुँ। तो आपका कभी उधर मूड नहीं किया? सिर्फ़ एक ही था कि बनना है तो सिर्फ़ नहीं, आईएएस? बिल्कुल लगा, बिल्कुल एकदम ब्रेकडाउन हो गया था जब फर्स्ट टाइम का रिज़ल्ट आया था, मैं बिल्कुल अंदर से टूट गई थी, लेकिन कवर अप करने में मुझे ज़्यादा दिन नहीं लगा था। आफ्टर 4 और 5 डेज़ मैंने फिर से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी हुँ, और एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी तब हमारे घर की, हुँ। तो मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी गई थी और मुझे अपॉर्च्युनिटी मिली भी थी वर्चुअल एनालिटिक्स में डेटा एनालिस्ट की, बट अच्छा। फिर माइंड में आया कि नहीं, इस दिन के लिए तो इतना नहीं करा है कि हाँ, ऐसे इतना पूरा 8-10 घंटे की मैं जॉब करूँ और फिर ऐसा हो, तो लगा कि हुँ, नहीं, अभी एक बार और देकर देखते हैं, एक बार और देकर देखते हैं और सेकंड अटेम्प्ट था, हो गया। हो गया। हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन हैं। हम पूछेंगे आपको सिर्फ़ 2 या 3 शब्दों में उसके जवाब देने होंगे। ठीक है? हम पूछेंगे आपसे, आपको उनके जवाब देने हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है आईएसएस नहीं तो क्या? क्या मतलब होता है? अगर आईएसएस ना बन पाती तो कहाँ आप अपने आप को इमेजिन कर रही हैं, कहाँ होती? आईएएस। आईएएस। अच्छा, अगर मान लीजिए सेकंड अटेम्प्ट भी ना होता, फिर कंटिन्यू करती इसको? बिल्कुल, मैंने डिसाइड कर रखा था, इसीलिए तो मैंने प्राइवेट सेक्टर जॉइन नहीं किया, वरना तो मेरे पास अपॉर्च्युनिटी थी ही ना। मतलब अगर आईएसएस नहीं तो गोल मेरा हमेशा से ऊँचा ही रहा है। हुँ, अच्छा। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन कौन करता है? मोबाइल करती है या सोसाइटी या फिर कोई और? सोसाइटी। सोसाइटी, किस प्रकार से? जैसे कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ और हुँ, लोगों को पता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हुँ, जानबूझकर वो क्वेश्चन करेंगे, बेटा आपका रिजल्ट आ गया, क्या हुँ, स्कोर रहा? इस हुँ, तरह की चीज़ें, अभी तक आप पढ़ ही रहे हो, हुँ। इतनी एज हो गई या ऐसी बहुत सी बातें ये होती हैं। हाँ, ये तो मतलब कहते हैं ये लोग कि हुँ। हाँ, क्या चल रहा है? खोदने के लिए कह देते हैं हाँ, कि आप एग्ज़ैक्टली, बस वो मज़े लेने के लिए और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके अनुसार सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। अच्छा, बिल्कुल। अब तीसरा ये कि आप क्वेश्चन हमको लगता है कि फालतू में पूछ रहे हैं कि मोबाइल से आपको पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर किताबों से? हुँ, मेरे हिसाब से दोनों, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, आप किसमें प्रेफ़र करना चाहेंगी? अभी तक जितने में किया हुआ है, आप किसको देखिए, महत्व देंगे? अब जैसे चीज़ें मटेरियल ऐड ऑन करने के लिए मैंने मोबाइल का यूज़ किया, लेकिन हुँ, प्रैक्टिस करने के लिए मैं पेन एंड पेपर ही यूज़ करती हूँ, है ना? हुँ, तो ये कैसे तो कह सकते हैं कि कौन बेस्ट है? अच्छा, एक सीधा सवाल मिनिमम या मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ाई करती हैं 1 दिन में? एक दिन में सोचना पड़ेगा कि मैं कब सोती थी। नहीं, ऐसे ही मिनिमम या मैक्सिमम कितना करती होंगी आप? मिनिमम तो 8 आवर्स जाते ही थे, मैक्सिमम कहाँ तक चला जाता था? मैक्सिमम 10-11 दैट्स अच्छा, जो आपकी जर्नी रही आईएएस की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका रहता है? माता-पिता, दोस्त या फिर कोई अदर चीज़ें रहती हैं उनका? या एक महत्वपूर्ण है टीचर्स हमारे, किसको मानती हैं आप इसमें? इस जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका रहता है? इस जर्नी में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल मेरे फियोंसे का है। फियोंसे करता है। अच्छा, किस प्रकार से उन्होंने आपकी मदद की?
सबसे ज़्यादा दिक्कतें तो मुझे पढ़ने के टाइम पे, जैसे अब मुझे कोई प्लेस नहीं मिल रहा है या ऐसा कुछ है, मैं बहुत किसी बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ। जैसे रिजल्ट आया, मेरा अच्छा नहीं था उसमें परफॉर्मेंस, तो नहीं, मॉरली मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी करते हैं, इमोशनली तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अगर इसमें अच्छा आपने बता ही दिया कि अगर आईएएस ना होते तो हम आईएएस आईएएस होते। होते। अच्छा, तो मतलब अभी तो आप इधर ही थे, फिर मतलब फिर अप्रोच करती आईएएस की तरफ, उधर जाती फिर आप? नहीं, एक्चुअली बचपन से वो है ना कि एक क्वालिटी अपने अंदर होती है जो इंसान पहचानता है, और मेरे अंदर ये है कि मैं फर्म डिटरमाइंड रहती हूँ। बोल दिया, कह दिया तो करेंगे। वो शुरुआत से बना हुआ ना, जैसे हाँ, आपने वो बताया कि शुरुआत से बना टॉपर्स हुआ। के गिनती में शुमार थे। अच्छा, हम्म। लोग कहते हैं कि अगर ये नहीं तो वो नहीं, तो आपका प्लान बी भी यही था? मेरा प्लान बी भी यही था, आईएएस, आईएएस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं? आईएसएस के मैंने सोच रखे थे कि मैक्स टू मैक्स 4 अटेम्प्ट्स हो जाने चाहिए, हम्म, क्योंकि मैंने काफी सीनियर्स के भी वीडियोस देख रखे थे, और जो साथ में पढ़े हुए सीनियर्स हैं उनका मैंने देखा हुआ है कि सेकंड अटेम्प्ट या फिर थर्ड अटेम्प्ट अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो तो हो ही जाता है। तो मुझे खुद पे भी एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, इस बार नहीं तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड, बस उसके बाद अगर नहीं होता तो आईएएस ट्राई करेंगे। मतलब इससे नीचे नहीं इससे नीचे जाना नहीं है, देखना था। नहीं देखना है कहीं। नहीं अच्छा, देखना। तो ये थी हमारे साथ अवंतिका निषाद, जिनसे हमने बात की, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनसे हमने जानने का भरसक प्रयास किया है। अगर आपके पास भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें भरसक टाइप कर सकते हैं कमेंट में, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप किसी अन्य विशेष व्यक्ति से बातचीत या चर्चा चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम भरसक प्रयास करेंगे कि उनके साथ चर्चा साझा की जाए और उनके विचारों को भी जाना जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य जी, मैं बहुत आभारी हूँ आप जनहित में जारी चैनल के लिए, कि आप लोगों ने उन बच्चों के लिए काम किया है जो अभी शुरुआत बस कर रहे हैं, इस सर्विसेज में आना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी कोई नॉलेज नहीं थी, तो एटलीस्ट उन्हें ये चीज़ पता पड़ पाएगी कि हाँ, कितने पेपर्स होते हैं, कौन सी बुक्स होती हैं, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉर्म करनी है, तो एटलीस्ट उन्हें थोड़ा तो हेल्प होगा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से।